हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन पे। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिएगा और जोर शोर से तैयारी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा समय कम है और कम समय में बेहतर तैयारी यदि करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का, और हिंदी से संबंधित आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद खास हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल पूरा देखना है। हिंदी के अंतर्गत हमने ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, वचन हो गए, ठीक है, इसके अलावा अलंकार हो गया, रस हो गए, ठीक है, मुहावरा हो गया। तो ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है कि आज हमने यहाँ पर कवर ना किया हो। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है और साथ में हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले के प्रश्न की तरफ। बस आपको मेरा एक थोड़ा सा काम करना है कि यदि आप इस चैनल पर नए हों, पहली बार यदि आप देख रहे हो हमारे वीडियो को, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। और हो सके तो इस वीडियो को जो भी आपके साथीगण पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। बताऊंगा कैसे ये प्रश्न कंफ्यूज करता है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, कह रहा है कि वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं, या फिर वर्ग के प्रथम अक्षर होते हैं, या फिर वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो जो भी जिन बच्चों को इसका आंसर आता है वो कमेंट जरूर कर दें कि सही आंसर क्या होगा, और मैं लास्ट में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, ताकि मुझे आपकी तैयारी का भी अंदाजा मुझे लग सके। चलिए, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी के साथ में इसका राइट आंसर चला जाएगा कि वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं अनुनासिक व्यंजन। अब बेटा, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होता है, एक तो होता है आपका अनुस्वार, ठीक है, एक तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार प्रश्न देखिए कैसा बनेगा, यहां से इसको समझना है आपको, ठीक है, अनुस्वार। और जो दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक बेटा, प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे आपको यहां पर वर्ण बताने हैं जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है, जिनका मतलब नासिक से जिनको बोला जाता है, नाक के थ्रू बोला जाता है, ऐसे वर्ड बताना है। और ऐसे वर्ड को बताना है जो मुख के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है। तो जो अनुस्वार होते हैं इनका उच्चारण होता है नासिक से, ठीक है, नाक के द्वारा। जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण होता है नाक और मुख के द्वारा। यहां पर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए, जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं ये भी हमें समझना है थोड़ा सा। तो देखिए, जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो होते हैं कौन से, एक तो होता है आपका अंग होता है, दूसरा होता है या होता है, अणा होता है, ना होता है और मां। तो ये 5 अक्षर होते हैं जिनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। इन्हीं व्यंजन को बोलते हैं हम अनुनासिक व्यंजन। चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्याम सोता है, मैं आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ए बी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया होती है ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म जुड़ा हुआ होता है। क्या कर्म जुड़ा हुआ होता है। अकर्मक होती है जिनके साथ में कर्म नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं सोता है, रोता है, ठीक है, इसके बाद गाता है, इसके बाद हो गया क्या, नहाता है। अब जो अकर्मक क्रिया है, सॉरी सकर्मक क्रिया है, वो कौन कौन सी हैं। वो होती हैं, जैसे मैं बोलता हूं पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, लिखता है, गाता है, खाता है। तो ये क्रिया कैसी हो गई आपकी, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक को हम समझेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, क्योंकि जब हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सकर्मक, देखिए
प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि आपको कर्म कहीं पर नजर नहीं आएगा क्रिया में, ठीक है, वाक्य में, तो फिर पहचानेंगे कैसे जब कर्म ही नजर नहीं आएगा। देखिए एक उदाहरण यहां पर देखिएगा, उदाहरण है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो यहां पर तो आपको कर्म नजर आ रहा है, ठीक है, सॉरी खाना खाता है, कर्म यहां पर खाना हो गया, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि राम गाता है, तो क्या इसमें कर्म है? नहीं है ना, नजर तो नहीं आ रहा। लेकिन यदि आपको कर्म नजर नहीं आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर कि श्याम सोता है, यहां पर लिखा हुआ है श्याम सोता है, तो आपको क्रिया से क्या करना है, प्रश्न पूछना है, कैसे, क्या लगा देना है आपको आगे। मैं बोलता हूं क्या रोता है, तो इसका तो कोई जवाब नहीं। यदि जवाब हाँ आता है, जैसे मैं बोलता हूं क्या पढ़ता है, तो जवाब में क्या मिलेगा यहां पर, हाँ कुछ ना कुछ मतलब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? मान लीजिए किताब पढ़ रहा होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा होगा, या फिर उपन्यास कुछ ना कुछ पढ़ता है मतलब। तो यदि क्या का उत्तर आपको मिलता है तो इसका मतलब है वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं बोलता हूं कि राम लिखता है, तो क्या लिखता है, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, मतलब यहां पर वाक्य में बताया नहीं गया लेकिन कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा। यदि लिख रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पर कर्म जरूर होगा। मैं बोलता हूं गाता है, क्या गाता है, मैं बोलता हूं खाता है, क्या खाता है, पर मैं बोलता हूं कि रोता है, तो यहां पर आपका आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैं बोलता हूं रोता है, तो क्या रोता है भाई, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोता है आपकी कैसी है, एक अकर्मक क्रिया है इसमें, ठीक है। यदि मैं बोलता हूं गाता है तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया होती, सॉरी गाता, गाता आपकी एक कैसी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं हंसता है, तो ये आपकी कैसी होगी, अकर्मक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। ऑप्शन ए है बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना, बहुत चालाक होना। तो देखिए कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत चालाक होना, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, महर्षि है, दैत्यारी है, सूर्योदय है, देवेंद्र है। चलिए तो यहां पर थोड़ा सा आपको नियम समझ लीजिएगा, नियम जैसे ही आपको समझ में आएगा आप अपने आप ही यहां पर आंसर लगा देंगे। दीर्घ संधि की बात की गई है, तो देखिए दीर्घ संधि, तो जो दीर्घ संधि है इसका नियम क्या होता है, नियम देखिए संधि ट्रिक के साथ में भी बताऊंगा आपको, नियम भी बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उसी को लेकर आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलिए तो देखिए जो दीर्घ संधि है इसका नियम होता है कि जब भी एक आपको यहां पर संस्कृत का सूत्र होता है, मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा या ना रखिएगा लेकिन आप नियम जरूर याद रखिएगा। सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा, ठीक है। सूत्र का मतलब होता है अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, रिरी हो गया और लिरी, ये आते हैं अक प्रत्याहार, ठीक है। जो संस्कृत प्रत्याहार होते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको ये वर्ण याद रखने हैं, आ ई ऊ और री और लिरी का यदि, ठीक है, सवर्ण वैसा का वैसा ही वर्ण यदि दूसरे तरफ आता है, मान लीजिए इस तरफ भी आपका आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, लिरी आ गया, तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, समझिएगा, मैं बोलता हूं भोजनालय, भोजनालय, इसका जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा भोजन धन आलय। तो देखिए यहां पर है भोजन में क्या है आपका, यहां पर छोटा आ रहा है और इस तरफ आ रहा है बड़ा, तो जब भी आ और आ मिलते हैं तो उसका दीर्घ रूप क्या बनेगा, बड़ा आ बनता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, दीर्घ संधि बोलते हैं। यह नियम याद रखिएगा, कुछ नहीं, आपको 5 वर्ण याद रखने हैं खाली। एक तो आ ही हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, रिरी हो गया, लिरी, और जब भी आ के साथ में आ आएगा तो दीर्घ बनेगा, ई के साथ में ई आएगा तो दीर्घ ही बनेगी, ठीक है। ऊ के साथ में ऊ आता है तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी दीर्घ संधि। अब यहां पर पढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए दैत्यारी, तो दैत्यारी का होगा दैत धन अरी, आरी, ठीक है। तो आ रहा है और आ तो मिलकर हो जाएगा बड़ा आ, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, देखिएगा, तो जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। महर्षि में कौन सी संधि है, महर्षि में है आपकी संधि महाधन ऋषि,
इसका विच्छेद होगा महाधन ऋषि गुण संधि। गुण संधि क्या होती है समझिएगा। जो गुण संधि होती है, जब भी आपको आ और आ, बड़ा आ के साथ में यदि आपको ई उ ऋ और लिरी आते हैं शब्द, ठीक है, वही अक्षर है, बस थोड़ा सा इधर का उधर करना है, वही होगा, ठीक है। तो जब भी आपका आ और ई के साथ में ई उ ऋ लिरी आते हैं तो आ का ई का हो जाता है या, ठीक है, ई का हो जाता है ए, उ का हो जाता है ओ, ऋ का हो जाता है अर और लिरी का हो जाता है अल, ठीक है। ये था। तो देखिए महर्षि उच्चारण करके देखिए, आ और ऋ मिलकर यहां पर क्या बनता है, अर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका महर्षि। अब जो देखिए एक तो हो गया आपका ये नियम, दूसरा क्या होगा यहां पर नियम के साथ में मैंने ट्रिक की बात की है, तो ट्रिक है कि जब भी आपको एक मात्रा मिले तो वहां पर आपकी क्या होगी, गुण संधि होगी। कैसे, जैसे मैं बोलता हूं सूर्योदय, विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। तो देखिए सूर्य में क्या है, आ है और धन उ मिलकर क्या बनाता है, ओ, तो ये हो जाएगा सूर्योदय। देवेंद्र में देव धन इंद्र होगा, आ और ई मिलकर बनाते हैं ए, तो यहां पर लगेगी एक मात्रा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है। विनाश है, इति श्री है, श्री राधा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इति श्री का मतलब होता है, श्री गणेश का मतलब होता है कि कोई काम को जब भी हम आरंभ करते हैं तो क्या बोलते हैं, श्री गणेश, आरंभ करने के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई काम खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इति श्री। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है मगही किस भाषा की बोली होती है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर राजस्थानी। तो देखिए जो हिंदी है आपकी, यदि इसकी बात करते हैं तो इसका उद्भव हुआ है अपभ्रंश से, ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। और अपभ्रंश के अंतर्गत देखिए अपभ्रंश को बांटते हैं हम, सौर श्रेणी हो गया, अर्धमागधी हो गया और मागधी, 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिससे आपकी बनती है बोली, ठीक है। जो बोली है बेटा, बोली की यदि बात करते हैं तो इतना लंबा वर्गीकरण है कि यदि आप पढ़ते हैं तो 6 से 7-8 पेज का है कम से कम, ठीक है। अब 7-8 पेज का वर्गीकरण पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए। एग्जाम का समय आपके पास नजदीक है, किसी टीचर से पढ़ते हैं, किसी का कोर्स ज्वाइन किया है, तो एक तो पेड कोर्स होता है, दूसरी बात है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इतना लंबा वर्गीकरण। तो देखिए यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बस आपको केवल आधा घंटा का ये आपको हिंदी का वीडियो देखना है, आपका हिंदी कवर हो जाएगा, साथ में जीके का कवर भी हो जाएगा। 2 ही ऐसे विषय हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, बाकी देखिए मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया, ये वो सब्जेक्ट हैं जो गिराते हैं परसेंटेज को। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए मगही की बात कर रहा है कि मगही किस भाषा की बोली होती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, तो याद रखना है जो पश्चिमी हिंदी है इसका उद्भव हुआ है सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी है, इसके अंतर्गत आती है, एक तो देखिए आती है आपकी बुंदेली, जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर बोली जाती है, ठीक है, ठीक है। जैसे महोबा हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, ये आपका बुंदेलखंड का एरिया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, मथुरा और आगरा के पास का जो एरिया है उसको हम ब्रज क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, वहां पर बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, वही मतलब, ठीक है। तो बुंदेली हो गई, ब्रज हो गई, कौरवी, जो कौरवी है आपका जो मेरठ का एरिया है वहां पर आपकी कौरवी बोली जाती है, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी और हरियाणवी, ये आपकी कौन सी भाषाएं हो गई, पश्चिमी हिंदी की बोली हो गई, ठीक है। पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो इसका देखिए उद्भव की बात करते हैं तो इसका उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है, अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं आपकी, ठीक है, एक तो आता है अवधी, ठीक है, अवधी हो गया, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली। बिहारी के अंतर्गत आप भोजपुरी से परिचित होंगे, भोजपुरी हो गया, इसके अलावा देखिए मगही हो गया, ठीक है, मगही, ठीक है। राजस्थानी की बात करते हैं तो देखिए राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी हो गया, ठीक है,
और देखिए मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, मालावी हो गया, ये आती है आपकी राजस्थानी के अंतर्गत। तो देखिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो बिहारी हिंदी है इसका उद्भव की बात करते हैं तो मागधी, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नोट जरूर करते चलिएगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे आपके, ठीक है, कोई ऐसा घुमा फिरा कर बताने वाली चीजें नहीं है। चलिए प्रश्न है, कह रहा सोना सोना में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो संज्ञा है होती क्या है समझिएगा थोड़ा सा। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जहां पर भी नाम की बात आती है तो क्या बोलते हैं? उसको संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा बेटा 5 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, और जो दूसरी हो गई वो होती है जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरी भाववाचक हो गई, चौथी हो गई आपकी समूहवाचक, पांचवा हो गया द्रव्यवाचक। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है? मान लीजिए मैं बोलता हूं राम, जहां पर भी आपको किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, व्यक्ति विशेष की बात होती है, वहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो आपको पूरी जाति को डिनोट करती है, पूरी जाति के बारे में बताती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं लड़का, इसके बाद एक शब्द है, मान लीजिए मैं यहां पर बोलता हूं यमुना, ठीक है, यमुना। दूसरा शब्द यहां पर आता है नदी। तो जो बेटा नदी शब्द है इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि सभी नदियां आएगी, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, ठीक है, नर्मदा हो, सोन हो, कोई सी भी नदी हो। तो जो नदी शब्द है वो किसको? संपूर्ण जितनी भी नदियां हैं सभी को डिनोट कर रही है, सभी के बारे में हमें बता रही है। वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक जाति का बोध होता है इसमें, ठीक है। यमुना की बात करते हैं तो ये केवल एक नाम है, ठीक है, एक किसी विशिष्ट का नाम है, किसी पर्टिकुलर एक मतलब चीज है जिसका नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोलता हूं चिड़िया में, मान लीजिए मैंने बोल दिया गौरैया, गौरैया, तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। मैं बोलता हूं पक्षी, तो ये आपकी क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इसके अलावा देखिए मैं बोलता हूं जैसे कुत्ता, तो कुत्ता आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। लेकिन मैं बोलता जानवर या जंतु, ठीक है, तो वो हो जाता आपका जातिवाचक। अब इसके बाद देखिए भाववाचक की बात करते हैं। तो जहां पर भी आपको भाव, दशा और गुण यदि आपको देखने को मिलता है तो वहां पर होता है भाववाचक। जैसे मैं बोलता हूं मानवीय, मैं बोलता हूं बुढ़ापा, ठीक है, जवानी, ऐसे शब्द यदि आपको नजर आते हैं तो वहां पर होगी भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक के लिए सबसे अच्छा शब्द है बाजार, ठीक है। द्रव्यवाचक की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक भी संज्ञा बोलते हैं। जहां पर भी आपको पदार्थ के, ठीक है, कोई भी पदार्थ, जैसे चलिए सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, तो वहां पर होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नव युवक में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके सामने कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और फिर द्विगु। तो देखिए नव युवक, ऑप्शन ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नव युवक में जो समास है वो है कर्मधारय समास। देखिए जो भी समास में विशेषता बताई गई हो, ठीक है, तुलना की गई हो, वहां पर होता है कर्मधारय समास, ठीक है। जहां पर मान लीजिए विशेषण विशेष हो, समझ रहे हैं आप, विशेष होता है संज्ञा, विशेषण होती है विशेषण क्या होता है? जिसकी मतलब विशेषता बताई गई हो। तो जहां पर भी आपको विशेषण नजर आए वहां पर आप आंख बंद कर करके कर्मधारय लगा दीजिएगा। जैसे मैं बोलता हूं नव युवक, मैं बोलता हूं काला आदमी, काला आदमी, तो काला होना यहां पर व्यक्ति की विशेषता है, ठीक है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। नव युवक, युवक की विशेषता है नया होना, ठीक है, जवान है वो अभी, तो विशेषता बता रहा है ना, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। मैं बोलता हूं चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है, तुलना की गई है। जहां पर भी आपको तुलना समझ में आए वहां पर होगा आपका कर्मधारय समास। बहुब्रीहि की बात करते हैं कि देखिए जब भी आपको कोई विशिष्ट अर्थ निकलता हुआ दिखाई दे किसी शब्द में तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में अन्य पद, ठीक है, अन्य पद क्या होता है? अन्य पद होता है प्रधान। कैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं दशानन, दशानन का दशानन, दशानन में देखिए जिसके 10 सिर हों, जिसके 10 सिर हों, 10 सिर हों, उसको क्या बोलते हैं? रावण। तो अर्थ किसके ऊपर जा रहा है? रावण।
मैंने तो केवल इतना बोला है जिसके 10 सिर हों, उसका अर्थ क्या निकल के आएगा, अर्थात रावण। तो वहां पर कौन सी संधि होगी, बहुब्रीहि। जैसे मैं बोलता हूं चक्रपाणि, चक्रपाणि अर्थात जिसके हाथों में क्या हो, चक्र हो, इसका मतलब है भगवान विष्णु। ठीक है, विष्णु। तो जिसके हाथों में चक्र है वो कौन है, भगवान विष्णु है। तो चक्रपाणि में भी आपका कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। द्वंद्व समास की बात करते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता और पिता। ठीक है, द्वंद्व समास समझने के लिए सबसे अच्छी चीज है, जैसे मैंने लिखा माता और पिता, तो ये आपको डैश जहां भी लगा मिलेगा तो आप समझ जाइएगा यहां पर द्वंद्व समास है। जैसे मैं बोलता हूं भाई बहन, ठीक है, रात दिन। इसके बाद द्विगुण समास की बात करते हैं, तो जहां पर ठीक है आपको प्रथम पद यदि संख्यावाचक नजर आता है, जैसे मैं बोलता हूं पंचवटी, चारपाई, तो यदि आपको प्रथम पद संख्यावाची नजर आ रहा है तो वहां पर होता है द्विगु समास। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है मनोज का पर्यायवाची कौन सा है, कामदेव, भरमा, विष्णु, महेश। तो देखिए मनोज, कामदेव के जो पर्यायवाची हैं, जैसे मनोज हो गया, मदन हो गया, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसके अलावा काम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है, बताना है आपको कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है निषेधात्मक वाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो देखिए रचना की दृष्टि से बात करते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य होते हैं 3 और अर्थ की दृष्टि से वाक्य होते हैं 8। 8 वाक्यों कौन से होते हैं, अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, तो रचना की दृष्टि से सरल वाक्य हो गया, जैसे सरल वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य हो गया और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए और अर्थ की दृष्टि से बोलते हैं, तो देखिए एक तो आपका निषेधात्मक वाक्य हो गया, विधिवाचक वाक्य हो गया, आज्ञावाचक हो गया, संकेतवाचक हो गया, संदेहवाचक एक होता है। ठीक है, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो देखिए प्रश्न है हमारा कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा वाक्य है, तो देखिए जहां पर नकारात्मकता का बोध हो वहां पर होता है निषेधात्मक वाक्य होता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि यथासंभव में आपको बताना है कि कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है और कर्णधारय समास है। तो देखिए जहां पर भी पूर्व पद क्या हो, समझिएगा, पूर्व पद अव्यय हो वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। जो यथा है वो क्या है, एक आपका अव्यय है, तो यहां पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास मैंने बताया है कि संख्यावाची होता है यदि प्रथम पद, तो वहां पर होता है द्विगु समास। तत्पुरुष राजकुमार, यदि आपसे मैं पूछता हूं कि राजकुमार में कौन सा समास है, वो है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्मधारय भी आपको मैंने बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद और नक्षत्र। तो देखिए नक्षत्र ऑप्शन यहां पर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो नक्षत्र है वो कैसा होता है, नक्षत्र लिखते हैं ये वाला क्या होता है, ऐसे। ठीक है, आशीर्वाद सही है, बहुत से बच्चे आशीर्वाद को आशीर्वाद लिखकर आते हैं, क्या आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं और लगने लगता है हमें कि यही आंसर आपका सही है, आशीर्वाद इसलिए दिया है। ठीक है, बहुत से बच्चे आशीर्वाद ऐसा लिखते हैं, पर जो सही है वो है ये। ठीक है, तो याद रखना है आपको, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है, वाह के ऊपर ये रा की रकार लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चलिए कह रहा है कि मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, संप्रदान, कर्म, करण और अपादान। तो मां ने बच्चे को सुलाया, तो देखिए जो कारक है, कारक की बात करते हैं तो देखिए हिंदी में कुल कितने कारक हैं, 8 कारक हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में होते हैं 6 कारक, जिसमें से देखिए कौन कौन से कारक हैं। एक तो होता है कर्ता कारक, कर्म हो गया, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ठीक है, तो देखिए जो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, कर्म का होता है को। ठीक है, अब यहां पर जो बात है वो है, कह रहा है कि मां ने बच्चे को सुलाया, किसको सुलाया, बच्चे को सुलाया है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है, एक उदाहरण में दे रहा हूं आपको, जिससे आपको यहां पर आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
तो जो देखिए इसके बाद में जो है वो है करण, जिसका अर्थ होता है से, के द्वारा के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए संप्रदान का होता है को, के लिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अपादान का होता है से चिन्ह, अलग के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जहां पर भी घृणा हो, अलग हो कोई चीज, ठीक है, अलग हो रही हो कोई चीज, जैसे मैं बोलता हूं कि हिमालय से गंगा निकलती है, अलग हो रही है, तो वहां पर होता है अपादान। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं पर, संबंध होता है, ठीक है, का की के रा री रे, ठीक है, और हे वो अरे होता है आपका संबोधन। अब जो हमारा जो मैंने बताया आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूं, सभी जितने भी यहाँ पर आपको जो कारक हैं वो समझ में आने वाले हैं। चलिए देखिएगा, बस ध्यान से देखते चलिएगा। मैं बोलता हूं कि राम ने, सबसे अच्छा उदाहरण है, राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा। अब समझिएगा थोड़ा सा, यहां देखिए मैं बोलता हूं राम ने, किसने मारा, राम ने, राम कौन है, कर्ता। यदि मैं पूछता कि यहां पर कौन सा कारक है, वो है आपका कर्ता कारक हो गया, ठीक है। किसने मारा है, राम ने मारा है, राम के द्वारा मारा गया, ठीक है। रावण किसको मारा है, रावण को मारा है, ठीक है, किसको मारा है, तो यहां पर जो कर्म है वो है कौन, रावण। किसको मारा है, रावण को मारा है, तो यहां पर हो जाएगा आपका कर्म कारक। मां ने बच्चे को सुलाया, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है किससे मारा है, तीर से मारा है, किससे मारा है, तीर के द्वारा मारा गया। समझिएगा, अर्थ समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। किससे मारा है, तीर से। दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, किसके द्वारा मारा है, तीर के द्वारा। तो जहां पर से का अर्थ के द्वारा के लिए निकल रहा हो, वहां पर होता है आपका करण कारक, ठीक है, के द्वारा। किससे मारा है, तीर के द्वारा या तीर से मारा है, ठीक है। इसके बाद अपादान, अपादान का मतलब भी यहां पर से होता है, पर मैं बोलता हूं जैसे कि वह दिल्ली से घर आता है, वह दिल्ली से घर आता है, घर आता है। तो बेटा जब भी कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही हो, जैसे मैं बोलता हूं गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा क्या होती है, हिमालय से अलग हो रही है ना, जो पानी है उसका अलग हो रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूं दिल्ली से घर आता है, तो जो भी आ रहा है वो दिल्ली से अलग हो रहा है ना, तो जहां पर भी अलगाव की बात की गई हो वहां पर होता है अपादान कारक, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नायिका, नायिकी, नायका या फिर नायिका। तो ऑप्शन देखिए यहां पर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एक शब्द है कवि, पर इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, कवित्री छोटी बड़ी मात्राएं करके आ जाते हैं। जो सही शब्द है उसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं लेखिका, सॉरी लेखक, ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग होगा लेखिका, जैसे नायिका भी, ठीक है। मैं बोलता हूं नेता, बोलते हैं ना अभिनेता, क्या होगा अभिनेत्री, वैसे ही क्या हो जाएगा इसका नेत्री, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूं साधु, क्या हो जाएगा साध्वी। ये वर्ड है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए हाँ एक और वर्ड है, मैं बोलता हूं महान, बोलते हैं ना आपकी महान कृपा होगी, वो गलत होता है बेटा, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध होता है शब्द, ठीक है। महान कृपा नहीं, आपकी महती कृपा होगी, सही शब्द है क्या महती। तो जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा महती, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए तो देखिए यहां पर एक एक को देखते हैं। उ, तो तालु की बात करते हैं, तो देखिए ई, ये नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, इसको पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। तो तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, एक तो ई हो गया, मैंने आपको वर्ग बताए थे व्यंजन के, कौन सा वर्ग, चा वर्ग, चा हो गया, छा हो गया, जा, झा, ठीक है। और इसके अलावा या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या, और लास्ट में बताऊंगा मैं आपको वा। तो इतने जो हैं ई,
चा छा जा झा या, इनका उच्चारण होता है तालु से। ओष्ठ की बात करते हैं तो ऊ हो गया, ठीक है, और पा वर्ग, पा फा बा और भा, ठीक है, इनका उच्चारण होता है ओष्ठ के माध्यम से। कंठ की बात करते हैं तो कंठ से उच्चारण होता है आ, ठीक है, का वर्ग, का खा गा घा और हा। दंत तालु से उच्चारण होता है ए हो गया, सॉरी आय हो गया और ए, दंत तालु से उच्चारण होता है। तो ये नोट कर लेना है आपको, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ऊ का उच्चारण होता है ओष्ठ से होता है, एक बार उच्चारण करके देखिएगा, ठीक है। वा की बात की है मैंने, तो वा का उच्चारण होता है दंत और ओष्ठ से, दांत और ओंठ के द्वारा उच्चारण होता है वा का, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरणी या फिर व्याकरण ज्ञाता। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, व्याकरण। अब देखिए और शब्द देख लेते हैं वाक्य के लिए एक शब्द कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या बोलते हैं, जीतने की इच्छा जो रखता है, जिगीसा, क्या बोलते हैं, जिगीसा। इसके अलावा देखिए मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु, ठीक है। मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए मुमूर्षा, ठीक है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, यायावर, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर। तो ये कुछ शब्द थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इति धन यदि, इति धन आदि, इति धन यदि और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इत्यादि है ये है आपका यण संधि का उदाहरण, और यण संधि का हम नियम थोड़ा सा समझेंगे, ट्रिक भी देख लेंगे, इसके बाद में इसका आंसर भी लगा लेंगे। मैं नहीं लगाऊंगा, इसका आंसर आप खुद देंगे, गारंटी है, ठीक है। चलिए तो देखिए जो यण संधि है इसका जो नियम होता है, जब भी कभी देखिए एक संस्कृत का सूत्र है, आपके लिए नहीं है, मैं बता रहा हूं, यदि आपको याद रखना हो तो आप यण संधि इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। सूत्र होता है एको यणाची, एको यण यणाची, ठीक है। अब जो एक प्रत्याहार के वर्ण होते हैं ई, उ, ऋरी और लिरी, बेटा वर्ण वही है, घूम फिर के वही वर्ण है, कोई दूसरे नहीं है। सिर्फ आपको जो मैंने वर्ण बताए हैं उन्हीं वर्णों को याद रखना है और उन्हीं से सभी संधियां बनती हैं, ठीक है। तो जब भी ई उ लिरी लिरी के साथ में कोई भी असमान वर्ण आता है, मान लीजिए आ गया या बड़ा आ गया, ये वर्ण आते हैं तो ई का हो जाता है या, उ का हो जाता है वा, और लिरी का हो जाता है रा, लिरी का हो जाता है ला। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इति धनादि। जैसे जो ई है इसमें होता है ई और बड़ा आ, तो जब भी ई और आ का मेल होता है तो ई का बन जाता है या, ठीक है, तो उससे बनती है इत्यादि शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रिक है, जब भी या, वा, रा और ला के साथ में आपको कोई भी आधा अक्षर नजर आता है तो वहां पर आप यण संधि लगा सकते हैं, ठीक है। पर यदि आप नियम याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन पहला है उद्देश्य और विधेय, कर्ता, क्रिया कर्म और विशेषण। तो देखिए वाक्य के घटक, तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। जैसे यहां पर उदाहरण देता हूं, जैसे मैं बोलता हूं राम खाना खाता है, तो राम क्या हो जाएगा यहां पर उद्देश्य, और जो क्रिया है उससे वो क्या हो जाएगी, विधेय, ठीक है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए विभत्स, अद्भुत, करुण या फिर शांत। तो देखिए विभत्स का क्या होता है, घृणा या फिर जुगुप्सा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा अद्भुत का होता है विस्मय, करुण का होता है शोक और शांत का होता है निर्वेद, ठीक है। देखिए जो भरत मुनि हैं उनके द्वारा कुल आपको 9 रस बताए गए हैं, ठीक है, तो याद रखना है। पर यदि आपसे पूछता है कि रस के
अंग कितने होते हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर प्रश्न में बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। तो रस के, ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने रस हैं तो 9 रस हैं, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि कुल कितने अंग हैं रस के, तो 4 अंग हैं। संचारी, ठीक है, सॉरी, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये कुल देखिए रस के 4 भाग हैं, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33। ये भी आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। विद्यापति, ठीक है, शिव सिंह, सूरदास, घनानंद। चलिए तो देखिए विद्यापति की रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ठीक है। सूरदास की कौन कौन सी है, एक तो भ्रमर गीत हो गया, जबकि ये जो भ्रमर गीत है ये केवल सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, जो अष्टछाप के और भी कवि हैं जैसे सूरदास हो गए, परमानंद दास हो गए, ठीक है। लेकिन जो मुख्यतः मानी किसकी जाती है, सूरदास की मानी जाती है। इसके अलावा सूरदास की देखिए सूर सागर हो गया, सूर सारावली हो गई, साहित्य लहरी हो गई। ये रचनाएं किसकी हैं, सूरदास की। घनानंद की बात करते हैं तो घनानंद की रचना कौन सी है, सुजान सागर, सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, सुजान सागर। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज बस इतने ही प्रश्न हैं, और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपने यहां पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, आप समझ पा रहे हैं प्रश्नों का। ये जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं प्रश्न। नोट बनाते चलिएगा, शॉर्ट नोट यदि आप बना रहे हो तो आपके एग्जाम में ही वो फायदा करेगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।